वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज है 20 जून 2020 और 20 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर मिस ना हो। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 जून। ठीक है, तो विश्व एथनिक दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है और ये जो दिवस है विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति को सहेजने के लिए की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाने का घोषित किया गया है। पूरा विश्व इस दिन को सेलिब्रेट करता है इसलिए, ताकि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता, मानव जाति और विज्ञान कला को जो है सहेज कर रखा जा सके। तो याद रखेंगे कि वर्ल्ड एथनिक डे हर साल 19 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार किस देश को दिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी, भारत। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1989 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के लिए भारत को अधिकार दे दिए हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। और तो गाइस, ये है AFC, ठीक है, मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। और भारत ने 2016 में AFD यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अंडर 16 चैम्पियनशिप और 2017 में FIFA अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी की थी। और जो हमारे इंडिया की जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अनुसार जो है यह टूर्नामेंट भारत में महिला फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आया है AFC, यहाँ पे एक टर्म वर्ड आया है AFC। तो अगर AFC की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है कुआलालंपुर में, मलेशिया में है। और प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव कौन है? विंसडोर जॉन। ठीक है, और इस एसोसिएशन यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एसोसिएशन में कितने मेंबर हैं? 47 गाइस, याद रखेंगे इसमें कितने मेंबर्स हैं? 47। एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो इतना याद रखें। और अगर बात की जाएगा इसकी इंडिया का कौन सा कॉन्फेडरेशन है, इंडिया की जो परिसंघ है जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं AIFF। जो फॉरेन कंट्री मतलब पूरे एशिया का है वो है AFC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। लेकिन अगर अपने भारत इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और AIFF की स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1937 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? द्वारका, दिल्ली में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका ने क्या किया है जो है अभी 18 जून 2020 यानी इसी महीने में मास्क दिवस सेलिब्रेट किया है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने घोषणा की है कि कर्नाटक में हर साल 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसका मनाए जाने का कारण क्या है कि आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए, हाथ धोने और कोविड-19 के खिलाफ सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना है। तो ये याद रखें कि किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। और गाइस, अगर हम बात करें कि किस तरह से मनाया इसको, तो राज्य सरकार ने जागरूकता पैदा करने के लिए विधानसभा से कब्बन पार्क तक पैदल यात्रा का आयोजन किया। तो विधानसभा है यहाँ की, जो कर्नाटका की, यहाँ से विधानसभा से लेके कब्बन पार्क है, कब्बन पार्क तक क्या किया है, वहाँ जो है
पैदल यात्रा करके इस जो है चीज़ का आयोजन किया था, जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा की जा सके कोविड-19 के खिलाफ, और मास्क की यूज़ को बताया जा सके लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात आई कर्नाटका की, तो हम कर्नाटका को देख लेते हैं। तो वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैप में, ये है कर्नाटका, और कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। और यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, BS येदियुरप्पा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस ये नंबर्स मत दीजिएगा क्योंकि नंबर्स मिसप्रिंट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है? गाइस बताना कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उसके पद से हटा दिया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीम हक को जो है ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, जो है अभी क्या थे, वहाँ के बैटिंग कोच थे, लेकिन वहाँ जो है बैटिंग कोच के पद से इनको हटा दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखें तो गाइस यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रमुख कोच जस्टिन लैंगर ने हाल ही में कहा है कि देश के क्रिकेट बोर्ड के खर्चों में कटौती की कवायद के तहत सपोर्ट स्टाफ की संख्या कम करने का खिलाड़ियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में बैटिंग कोच ग्रीम हक को उनके पद से हटा दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते वित्तीय संकट को देखते हुए, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहाँ पे है उसको देखते हुए सीए ने जिन 40 लोगों को निकाला है उनमें ग्रीम हक भी शामिल हैं। और ग्रीम हक ने इंग्लैंड के लिए 65 टेस्ट मैच और 120 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो याद रखेंगे कि मतलब तो गाइस ये हैं ग्रीम हक, और इन्हीं को ही अभी जो है क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जो है क्या किया है, बैटिंग कोच के पद से हटा दिया है, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं वहाँ पे। तो जिसके कारण क्या है, स्टाफ को कम किया है। स्टाफ को कम करने में वहाँ पे ग्रीम हक का भी नाम आया है और इनको भी वहाँ पद से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। और भारत के कड़े विरोध के बावजूद भी इस नए नक्शे में नेपाल के 3 भारतीय इलाकों जैसे लिपलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है नेपाली मैप में। और नेपाल की इस कदम से दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण संबंधों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति भंडारी ने बिल पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत हस्ताक्षर किए हैं, और इस नक्शे को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन बिल को नेपाली संसद के उच्च सदन ने 18 जून 2020 को इसके सर्वसम्मति से पारित किया है। और आइए हम मैप में देखते हैं कि ये लिपलेख और काला पानी और लिम्पियाधुरा कहाँ पे स्थित है। तो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं मैप में, ये उत्तराखंड का पूरा एरिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है नेपाल आता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका लिपलेख पास है, और ये काला पानी है जी, यहाँ पे रेड स्पॉट बने हुए ये काला पानी है। ठीक है, तो क्या किया नेपाल ने कि नेपाल ने इसी एरिया को अपने पैम पे शामिल करने के लिए एक नया मैप जारी किया है। तो उसमें क्या हुआ कि लिपलेख और काला पानी जो है उस क्षेत्र में उनके एरिया में आ रहा है, जो मैप इन लोगों ने जारी किया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि लिपलेख कहाँ पे है और काला पानी कहाँ पे है मैप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी वहाँ पे दे दी गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो गाइस ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अगर पीसीबी की बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो इसके चेयरपर्सन कौन है? एहसान मनी। और वुमेंस कोच कौन है इसकी? इकबाल इमाम। और मेंस कोच कौन है? मिसाबुल हक। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लाहौर पाकिस्तान। और डायरेक्टर इसके कौन है? वसीम खान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। गाइस याद रखेंगे, पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट
क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष 2019 में सबसे अधिक एफडीआई पाने वाला कौन सा देश बना है? भारतवर्ष, अब इंडिया जो है एफडीआई पाने वाला कौन सा देश बना है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां देश बन गया है। याद रखेंगे इसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई जो है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष में जो 2019 में सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, उसमें कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया है? 9वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी एफडीआई की, इसको वो कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे क्या होता है जो बाहरी कंपनी, बाहरी जो इंडस्ट्रीज, बाहरी फॉरेन कंपनी हमारे हिंदुस्तान में या इंडिया में आकर के जो कंपनी सेटअप करती हैं, तो उससे जो वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उससे जो आंकड़े निकलते हैं, उसका जो एवेल्युएशन होता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई करती है। और उसके अकॉर्डिंग एफडीआई में भारत का कौन सा स्थान आया है? 9वां स्थान आया है। ठीक है, दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट अदर कंपनीज करती हैं दूसरी कंट्री में जाकर के, उसमें भारत का 9वां स्थान आया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई के मुताबिक जो है भारत पर 2019 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई पाने वाला 9वां देश बन गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो आज ये एम्ब्लेम आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और कहाँ पे की गई थी गाइस? कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई थी, अमेरिका में। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में ही है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 यानी 41 कोयला ब्लॉक्स। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला ब्लॉक्स की नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अगर इसकी बात करें कि ये कैसे, किस माध्यम से हुआ है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखेंगे 41। ठीक है, और जिससे क्या होगा, देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए कोयला आसानी से, ईजिली से प्राप्त हो जाएगा, उनको मिल पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू की है। कितने कोयला ब्लॉक्स के लिए? 41 कोयला ब्लॉक्स के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबाटबेक बोरोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान के भी 17 जून 2020 को कुबाटबेक बोरोनोव को, और गाइज ये हैं कुबाटबेक बोरोनोव। ठीक है, कुबाटबेक और बोरोनोव, और इन्हीं को क्या किया गया है? किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति शोरोबाई जेनेबकोव ने उन्हें नियुक्त करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। और इनको मुखमलकली अबलगाजीव की जगह नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे किर्गिस्तान में, ठीक है, वो कौन थे? मुखमलकली अबलगाजीव। ठीक है, तो इनकी जगह पे इनको किसको नियुक्त किया गया है? कुबाटबेक बोरोनोव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अब इनको क्या होगा, मतलब 15 जून को जो है 15 जून को उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। किसने? तो इसके पहले कुबाटबेक बोरोनोव के जो पहले प्रधानमंत्री थे मुखमलकली अबलगाजीव, इन्होंने क्या है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। और कुबाटबेक बोरोनोव ने पिछले कैबिनेट में पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया था, और इमरजेंसी मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और अभी हाल ही में इनको क्या बना दिया गया? इनको यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है किर्गिस्तान का। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे किर्गिस्तान स्टेट या कंट्री की। तो गाइस आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप में जो रेड स्पॉट है ये किर्गिस्तान है। ठीक है, और किर्गिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है बिश्केक है। और प्रेसिडेंट कौन है? सूरोबे जीनबेकोव। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ कौन है? कुबाटबेक बोरोनोव, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ करेंसी क्या चलती है गाइस? किर्गिस्तानी सोम चलती है, किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, याद रखेंगे किर्गिस्तानी सोम क्या है, यहाँ की करेंसी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष रूप में चुना गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
वोल्कन बॉस्कर, ठीक है। वोल्कन बॉस्कर को जो है अभी क्या किया गया है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है और वह इस पद को धारण करने वाले पहले तुर्की हैं। तो गाइस ये हैं वोल्कन बॉस्कर, ठीक है, और ये पहले तुर्की बन गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। और वह 1 वर्ष के लिए पद संभालेंगे। 15 सितंबर 2020 को वार्षिक सत्र खुलने पर वोल्कान बोस्कर तिजानी मोहम्मद बंदे के स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे और वे गुप्त मतदान वहाँ पर जो गुप्त मतदान हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उसके गुप्त मतदान द्वारा 178 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के समर्थन से निर्विरोध इनको चुना गया है, निर्विरोध इनको नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखेंगे कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्कन बॉस्कर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस आज की करंट अफेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, किस पब्लिशर ने ए बर्निंग मेघा मजुमदार की डेब्यू नॉवेल रिलीज़ की। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन, ठीक है। पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन ने, ये क्या है, पब्लिशिंग कंपनी है और इन्होंने क्या किया है, मेघा मजुमदार की डेब्यू नॉवेल रिलीज़ की है जिसका नाम है ए बर्निंग, ठीक है। ए बर्निंग नाम का जो है नॉवेल रिलीज़ किया है। और तो दोस्तों ये हैं मेघा मजुमदार, आप देख सकते हैं, और इन्हीं की जो है नॉवेल अब बर्निंग नाम को किसने पब्लिश किया है पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन ने, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें मेघा मजुमदार की, तो एक भारतीय मूल के उपन्यासकार हैं जो न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं और वहीं पर ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ये पहला उपन्यास है ए बर्निंग, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको जो है अच्छी तरह से सेलिंग किया है, बेचा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि मेघा मजुमदार का जो ए बर्निंग नॉवेल इसको किसने छापा है, इसको छापा है पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन ने छापा, यानी पब्लिश किया है, ठीक है। और अगर हम गाइस यहाँ पे बात करें पेंगुइन हैमिस हैमिल्टन की, क्योंकि ये एक पब्लिशिंग संस्था है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 यानी 1931 में। और इसके संस्थापक कौन है, जेमी हैमिल्टन। और इसकी कंट्री क्या है, उद्गम कंट्री क्या है, यूनाइटेड किंगडम। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लंदन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। हमारा करंट अफेयर आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें हमें, और अपनी एडवाइस ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी एडवाइस और सजेशंस